बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने का और इमरान खान साहब को क्रश करने का प्रोजेक्ट अभी जारी है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं होने पा रहा। उसकी वजह यह है कि एक तो अभी तक बहुत बड़ी विकेट जिसे कहते हैं वो अभी नहीं गिरी, और वो बहुत बड़ी विकेटें इसलिए नहीं गिर रही कि जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि शॉर्ट टर्म तो हो सकता है कोई फ़ायदा मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर जा रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोग छोड़कर जा रहे हैं, उनका हशर भी सियासी यतीमों वाला होगा मुस्तकबिल में। बिल्कुल वही हाल होगा इनका जो MQM हकीकी का हुआ, जो PSP का हुआ, जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का हुआ, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के गए थे, मुस्लिम लीग काफ बनाई, कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया, उनका हुआ। और जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदगी इख्तियार की, और आखिरी जो सेगमेंट उस पार्टी से अलहदा हुआ वो था पैट्रियट्स का, और वो पैट्रियट्स वाले भी सारे के सारे यतीम हो गए, सियासी यतीम। और उनको अभी कोई जानता भी नहीं होगा। उसके बाद वो असेंबली में नहीं आ सके सिवाय उन लोगों के जिसको के वापस नहीं ले लिया गया उस जमात ने। और मुस्लिम लीग नवाज में भी जो काफ लीग के लोग मुस्लिम लीग नवाज में वापस आए वही कामयाब हुए। अदरवाइज बाकी सारे जो हैं वो अब सियासी बेयतीमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये सियासी यतीमी की ज़िंदगी जो है अब वो वापस लौटने की कोशिश भी करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जो भी अलग हो रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो हो सकता है, और जिन्होंने बस वो कहते हैं कि बस ठीक है जी आज की दिहाड़ी लगनी चाहिए, अगली देखी जाएगी, इस तरह की लोग हैं। तो मैं ज़रा थोड़ी सी डिटेल्स आपको बताता हूँ उसकी। एक अहम विकेट उड़ाने की 3 विकेटें उड़ाने की कोशिश की जा रही हैं, 3 बड़ी विकेटें गिराने की कोशिश की जा रही हैं। नंबर 1 प्रेसिडेंट अलवी, डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत, वो विकेट उड़ाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। नंबर 2 परवेज खटक साहब, वो बिलाशुबा एक जानदार विकेट है। तीसरी विकेट शाह महमूद कुरैशी साहब, ये विकेट उड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये 3 बड़ी विकेटें हैं जिनको हासिल करना मकसूद है, लेकिन वो अभी तक डटी हुई हैं। और फिर नीचे आ जाए ज़रा, मैं आपको इसकी डिटेल्स भी बताता हूँ। और उससे भी नीचे, क्योंकि जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या जो सियासत से किनारा कश हो रहे हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि वो ये फरमाते हैं कि हमने नून लीग में भी नहीं जाना। यानी सबसे अहम और बाखबर और मौसर आवाज़ एक कर्नल हाशिम डोगर साहब, जो वज़ीर दाखिला भी रहे। और कर्नल हाशिम डोगर साहब के बारे में आपको बता दूं कि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के उस्तादों में से शुमार किए जाते हैं, असातिज़ा में से शुमार किए जाते हैं आर्मी में। और उनके ज़रिए इमरान खान साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान कोई राब्तों की भी कोशिश होती रही, लेकिन वो बात कहाँ तक पहुँची कहाँ तक नहीं, वो एक अलग से मामला है। उन्होंने जो लेटेस्ट गुफ्तगू की है आखिरी, उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं कि इमरान खान साहब मुश्किल में हैं, और अगले इलेक्शन में भी उन पे मुश्किलात जारी रहेंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है, और किसी वक्त भी बाजी पलट सकती है, हालात किसी वक्त भी करवट खा सकते हैं। लेकिन इसका इन्हिसार इमरान खान साहब पे है कि इमरान खान साहब किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। उन्होंने बिटवीन द लाइन एक बात की, उन्होंने कहा कि अगर खान साहब एक लम्हे के लिए एक साइड पे हो जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक PTI का रास्ता फिर नहीं रोका जाएगा। PTI का रास्ता नहीं रोका जाएगा अगर खान साहब एक साइड पे हो जाएं। तो ये वो तुरप का पत्ता है वो अभी तक जो कि इस्तेमाल होना बाकी है। जो मैं बार बार कहता हूं कि ये जो मामला चल रहा है इन बिटवीन, ये एक लम्हे का है, एक लम्हे का और टाइमिंग्स का। अगर ये किसी वक्त भी क्लिक कर गया तो सारे का सारा ये जो खेल है ये सब का सब रिवर्स हो जाएगा, और फिर कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। उसकी रीज़न है, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म हूँ, तारीख का तालिब इल्म हूँ। तो जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, बहुत पीछे नहीं जाते, परवेज़ मुशर्रफ साहब आए तो जब उन्होंने 99 का कू किया, उसके बाद उन्होंने राजा ज़फ़रुल हक साहब को तोड़ने की कोशिश की, रज़ा रब्बानी साहब को तोड़ने की कोशिश की, एतजाज़ अहसन साहब को तोड़ने की कोशिश की, और ये लोग हैं इन्होंने इनकार किया, ये नहीं गए।
चौधरी शुजात साहब को इब्तदा में तोड़ने की कोशिश की, वो भी नहीं गए, लेकिन वो तब गए जब नवाज शरीफ साहब ये मुल्क छोड़ के सरूर पैलेस जा चले, तब जाके उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को खैरबाद कहा। तो ये बुनियादी बात है। रिसेंट जो है चौधरी निसार अली खान साहब कितने मजबूत हैं, उन्होंने नून लीग छोड़ दी थी, और नून लीग छोड़ने के बाद वो MNA नहीं बन सके, और MNA नहीं बन सके, सिर्फ MPA बन सके थे, बस, और कुछ नहीं है। तो मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। तो इसलिए ये एक सारी चीज़। अब आते हैं परवेज मुशर्रफ साहब का सुना रहा था, तो उन्होंने बहुत सारी विकटें उड़ाने की कोशिश की, लेकिन विकटें नहीं उड़ी। फिर उसके बाद वही कोशिश की गई कि इस तरह से तो बात नहीं बन रही, तो फिर 99 और फिर उनको सजाएं हुई, हेलीकॉप्टर हाईजैकिंग, ये सब कुछ हुआ। उस होने के बाद फिर परवेज राजा जफरुल हक साहब को भी कहा गया था जी कि हम आपको वजीर आज़म बना देंगे। अजमल खटक साहब को भी कहा गया था कि जी हम आपको सदर बना देंगे। इस तरह के बहुत सारे लोगों को बुला बुला के ऑफर किया गया। जो कमज़ोर दिल थे वो चले गए, और जो तगड़े लोग थे, जिनको समझ आती थी और कमिटमेंट भी थी, वफादारी थी, लॉयल्टी थी, और दूसरा उनको थोड़ा सा बल्कि काफ़ी सारा विजडम भी था उनका, जो विजडम उन्होंने अपनी, तो वो सारी बातें सच साबित हुई। अभी कर्नल हाशिम डोगर साहब की गुफ्तगू जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी हम 10-12 लोग हैं और हम मुस्लिम लीग नवाज बिल्कुल नहीं जाएंगे, मुस्लिम लीग नवाज में बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम अभी तक इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम फैसला करेंगे। और उन्होंने बिटवीन द लाइन, बैन सतूर बहुत सारी बातें की, जिसका मतलब ये था कि अभी हम देख रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगली क्या शक्ल इख्तियार करती है। और इमरान खान साहब एक लम्हे के लिए अपनी पोजीशन से हट जाते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी, वो उसके सरबराह भी रहेंगे, लेकिन वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ज़रा साइड पे हो जाएं और ड्राइविंग सीट पे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के लिए किसी को नॉमिनेट कर दें, तो मामला हल हो सकते हैं। ये अभी तक मौजूद है। तो क्या अगर वो ऐसा, क्योंकि कल सदर ममलिकत से मुलाकात हुई, जो मैं ये सारी सूरत हाल में आपको आगाह कर रहा था, तो सदर ममलिकत से मुलाकात हुई कुछ अहम लोगों की, और उन्होंने प्रेसिडेंट साहब से ये कहा कि आप जी पार्टी छोड़ दें, और पार्टी छोड़ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और यानी कि खान साहब से अलहदगी इख्तियार कर लें, पार्टी न छोड़े, खान साहब से अलहदगी इख्तियार कर लें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आप संभालें, और आपकी क़यादत में मामला आगे बढ़ाए जा सकते हैं, और एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सकती है। ये कल सदर ममलिकत से मुलाकात हुई। लेकिन सदर ममलिकत ने, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, बहुत पुराना साथ है जी उनका, बहुत ज़्यादा पुराना साथ, नवाज शरीफ साहब से जैसे राजा जफरुल हक साहब का साथ है, इतना ही पुराना साथ था। तो उन्होंने ये काम नहीं किया सदर ममलिकत ने, और उन्होंने इससे माजरत कर ली। ये तो एक बुनियादी बात है। उसके बाद असद उमर साहब से आज पूछा गया, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि भाई मैंने अभी पार्टी नहीं छोड़ी, और अगर मैं पार्टी छोड़ता तो ये मैं जमानतें ना करवा रहा होता, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये सब जानते हैं कि वोट बैंक जो है वो सिर्फ खान साहब का है, खान साहब के अलावा किसी का वोट बैंक नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल ये समझता है कि वो खान साहब की कामयाबी की ज़मानत देगा तो वो गलत है, बल्कि खान साहब बाकियों की कामयाबी की ज़मानत देते हैं, वो ज़्यादा दुरुस्त है। इसलिए उसके बाद ये अगली बात जो है, इस अब ये काम हो गया, तो वो जो नवाज शरीफ साहब वाला फार्मूला था, अब वो इमरान खान साहब पे अप्लाई होने जा रहा है। अब तक जो लोग छोड़ के गए हैं, मोस्टली जो लोग छोड़ के गए हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो मिलिट्री बैकग्राउंड है। वो उनके बच्चे या तो मिलिट्री में हैं, या उनके बड़े मिलिट्री में थे, या खुद मिलिट्री में रहे हैं। ज़्यादातर लोग वो इस वक्त तक छोड़ के गए हैं, वो खा कराची से हों या वो पंजाब से हों, और वो मोस्टली जो हैं, मसलन हाशिम डोगर साहब खुद जो हैं, फयाज चौहान साहब, वो भी, उनका भी आर्मी बैकग्राउंड है, और इसी तरीके से इमरान इस्माइल साहब ने तो कह दिया था मैंने एयरफोर्स, और इसी तरीके से कराची से आज 4-5 लोग गए हैं, इधर से पंजाब से गए हैं, तो वो सब के सब उनके साथ लफ्ज़ लगता है रिटायर्ड का, कहीं ना कहीं, या फिर उनके बच्चों के साथ या उनके बुजुर्गों के साथ। तो ये सूरत हाल चल रही है। तो वोट खान का है जी। फिर अगली बात यह है कि इसीलिए जहांगीर तरीन साहब मौजूद हैं, तरीन साहब, अलीम साहब, सब के सब, अलीम खान इकट्ठे हो रहे हैं, और तमाम के तमाम ये जो छोड़ने वाले हैं वो भी, और जो नहीं छोड़ने वाले वो भी, सब के सब इंतज़ार फरमा रहे हैं। जो किनारा कश हो गए पॉलिटिक्स से वो भी, और जो नहीं हुए वो भी। अब जहांगीर तरीन साहब और उनकी मीटिंग्स चल रही हैं,
اور ابھی وہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. اس کی ریزن ہے، میں اگین کہوں گا کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے انپریڈکٹیبل اسٹیبلشمنٹ ہماری، اور اس کی ریزن ہے کیونکہ ریسنٹ پاسٹ کی تو بات ہے. تو یہ جتنے بھی گرو ہیں سیاست کے، نصر اللہ دشک صاحب کا دیکھ لیں کہ ان کا گھر گرایا جا رہا تھا، ایک تصویر چل رہی تھی، فوٹیج چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ان کا گھر گرایا جا رہا ہے اور نجائز تجاوزات کے زمرے میں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں نا. تو یہ ہیں معاملات. تو میں کہہ رہا تھا اسی طرح نذیر جاٹ صاحب کا میں سن رہا تھا، وہ بھی اس پہ قائم ہے، اور اعجاز الحق صاحب نے ابھی تک بالکل علیحدگی اختیار نہیں کی، وہ بھی ابھی تک پی ٹی آئی اور مکس اینڈ میچ چل رہے ہیں. تو یہ سارے چیزیں جو ہیں کچھ نہ کچھ ہو رہی ہیں. تو ابھی تک وہ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب پہ فل کراس، وہ ابھی نہیں لگا، ایک بات. دوسری بات ہے عمران خان صاحب تک بھی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ پیغامات پہنچ جائیں کہ جناب آپ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے بجائے آپ کچھ اور کسی اور طرف چلے جائیں. یعنی کہ یہ بہت اچھا ایک ہو سکتا ہے کمبینیشن، بہت اچھے کمبینیشن کے ساتھ، کہ جیسے زرداری صاحب نے کیا تھا، وہ خود ایوان صدر میں جا کے بیٹھ گئے تھے اور پرائم منسٹر گیلانی صاحب کو بنا دیا تھا، اور اس کے بعد پھر گیلانی صاحب فارغ ہوئے تو راجہ پرویز اشرف بن گئے تھے. تو زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، وہ اپنی پارٹی چلا رہے تھے، بہترین چلا رہے تھے اور اسی حالت میں چلا رہے تھے. اور تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرف رخ کریں اور پرائم منسٹر کے لیے اپنا ڈرائیو کسی اور کو بٹھائیں اور بالکل دل کھول کے مذاکرات کریں، بات چیت کریں اور خود ایوان صدر میں چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ ایک بہت اچھی ون ون پوزیشن اور ڈیل بن سکتی ہے. لیکن اسی لیے جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں درمیان میں، کھیل دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں، کہ دیکھتے ہیں جی تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں اور پالیٹکس کی دیکھیں کس طرف جاتی ہے. اسی لیے ابھی تک الیکشن جو ہیں وہ بھی ابھی اناؤنس نہیں ہوئے. تو اب اگلا جو مرحلہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اب اگلا سٹیج چل رہا ہے اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب کو طلب کیا ہے جی آئی ٹی نے، اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، اور رانا صاحب بتا بھی چکے ہیں کہ جناب اس میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، القادر ٹرسٹ میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ابھی ہنوز دلی دورست، اور ابھی بارگیننگ چپ کے طور پہ یہ ایک رکھا ہوا ہے کارڈ جو ہے 9 مئی والا. یہ اس میں عمران خان صاحب، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو پی ٹی آئی، تو ون ون پوزیشن یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب آن بورڈ ہو جائیں، آن بورڈ آ جائیں تو پھر معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اب یہ بڑا ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، وہ ان بٹوین ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، بلکہ درمیان میں کہیں کچھ چھپا ہوا ہے، اور وہ تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں اس ان بٹوین سے واقف ہیں کہ وہ کیا ہے. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب جی آئی ٹی نے کل بلا لیا ہے عمران خان صاحب کو 9 مئی کے حوالے سے، اور اب وہ بھی پریشر بڑھایا جائے گا کہ آئیں جناب معاملات طے کریں، اور معاملات نہیں طے ہوتے تو پھر ہم آپ تک پہنچیں گے، اور آپ کو پھر سزا بھی ہو سکتی ہے، آپ کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے. تو اب ہے نرس کی گیم، اعصاب شکن، کون ہوگا، کون پہلے نفسیاتی حربے کے ذریعے اگلے بندے کے، اپنے مخالف کے اعصاب توڑے گا. تو اعصاب شکن لڑائی ہے، دیکھتے جائیے اور آگے بڑھتے جائیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ولاگ میں کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.